और जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि आज का चुनाव थोड़ा इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि कई सेलिब्रिटीज़, कई फिल्मों के सितारे भी पहुंच रहे हैं। मुंबई में है तो ये तमन्ना भाटिया हैं। I just like to say that very well conducted, बहुत ही काम और अच्छा माहौल है अंदर। सब बहुत ही एक्साइटेड है वोट करने के लिए। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि सब लोग आए हैं वोट करने। ऐसे लग रहा है मुझे मुंबई का ऐसा एक फीलिंग आ रही है कि आज कोई घर पे नहीं बैठा है। आज मुंबई में सब जो रहते हैं सब आए हैं अपनी अपनी जगह पे वोट करने। क्योंकि जब मैं गाड़ी से आ भी रही थी, whichever are the places people are going and voting, तो उस बात की बहुत खुशी है। एंड आई हैव वोटेड। तो जिन्होंने वोट नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। जिन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने मतदान किया, क्या लगता है कि उसकी जो पूर्ति है वो हो सकती है? क्या कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस आ सकता है उसके? बिल्कुल, हम जो भी प्रगति हो रही है हम देख रहे हैं। सो उसे मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि ऐसे हमारा देश और भी बढ़ता रहे और अच्छा होते रहे। एंड इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू कास्ट द वोट एंड टू मेक इट हैपन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बच्चन परिवार या अमृता सिंह और सारा अली खान, उनको भी आप देख रहे थे। सभी बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब मेरे साथ तमाम मेहमान भी मेरे बने हुए हैं। देवकी नंदन जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आती है कि अभी तक हमने जितने भी सवाल करेंगे, जो भी बातें रखेंगे, उसमें घूम फिर कर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से तो हमें वही चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो लगातार पहले चरण से या उसके पहले से हमारे सामने आती है। आप मुझे थोड़ा एक बैलेंस व्यू बताएं कि आपको लगता है कि अभी तक जितने नेता आए हैं कंपैरेटिवली नरेंद्र मोदी 10 साल में बहुत कुछ कर भी पाए? अगर बहुत कुछ रह गया है, बेरोजगारी, महंगाई, ये कोई आज के मुद्दे नहीं हैं, बड़े मुद्दे भी हैं, लेकिन बहुत कुछ एड्रेस किया गया है जिसका एक इम्प्रेशन है, जिसको लोग देखते हैं कि हाँ भाई विकास हुआ है और देश आगे बढ़ रहा है। इस तरह का एक इम्प्रेशन बनाने में वो कामयाब हुए हैं? नहीं, देश आगे बढ़ रहा है ये इम्प्रेशन तो बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, आज का युग जो है मीडिया का युग है और प्रचार तंत्र का युग है। तो इस युग में किसी भी बात को अगर आप कहते हैं तो वो धीरे धीरे, अगर आप बात गलत भी कहते हैं तो आपके जेहन में बैठती है। देखिए क्या है कि जैसे थोड़ा उदाहरण से बताइए। आप बड़ी खूबसूरती से बोलते हुए निकल जाते हैं। थोड़ा स्पेसिफाई करें। नहीं, मैं बड़े आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूं। देखिए, कहा जाता है कि विदेश में भारत का डंका बज रहा है। टेलीविजन पर ये खबरें भी आती हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होता है। एक रॉक स्टार की तरह उनका वहां की पब्लिक स्वागत करती है, जो इंडियन सिटीजन होती है, फॉरेन में होती है। लेकिन क्या आपको ये सच्चाई पता है कि चीन ने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है? पहला। दूसरा ये है कि भारत में जो डॉलर की वैल्यू है वो कितनी बढ़ती, मतलब हमारा रुपया कितना गिरता हुआ जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या स्थिति है? देखिए क्या है कि हम किसी भी चीज को, जैसे क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो आजकल पैकेजिंग पर फोकस है, उसके प्रोडक्ट पर फोकस नहीं है। अगर ग्राहक भी इसी तरह के हो गए हैं कि उनको पैकेज अच्छा मिलना चाहिए, पहले उनको पैकेजिंग अच्छी मिलनी चाहिए, अंदर भले प्रोडक्ट खराब हो। तो ये कोशिश जो है पिछले 10 सालों में की गई है, मैं इसे मानता हूं। और देखिए, किसी भी काम को आप करिए या मत करिए, बार बार अगर आप उसे दोहराते रहेंगे तो लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा कि ये काम हुआ है, पहला। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम कहते हैं कि हम देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल 15 लाख खाते में आएंगे, जो भी इस तरह की बातें तमाम राजनीतिक दल करते हैं, और कहा जाता है कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप बताइए, क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? रोजगार की बात बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। 100 स्मार्ट सिटी की बात बंद कर दी गई है, बंद पूरी तरह। इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है चुनाव में। अगर ये हमारा अचीवमेंट है 100 स्मार्ट सिटी, या एक भी स्मार्ट सिटी बनी हो पूरे देश में, तो इसके बारे में देश को बताया जाना चाहिए। नहीं, कई शहरों के और इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात सुधरे हैं, लेकिन उपलब्धियों के कॉलम में भावनात्मक पहलू को कैसे मिस कर सकते हैं? 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे कैसे मिस किए जा सकते हैं, जो कभी हो ही नहीं सकते थे? कहा जाता था कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ये काम हो गए। बिल्कुल आपने एकदम
एकदम आपने सही सवाल किया कि 370 जैसे मुद्दे को हम कैसे खारिज कर सकते हैं। देखिए, धारा 370 निश्चित तौर पर इस सरकार ने हटाया है, लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है। ये आम पब्लिक सवाल नहीं करेगी। मैं चूंकि इस प्रबुद्ध वर्ग से आता हूं, इस वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या 370 के बाद ये आम चुनाव हो रहा है, वहां विधानसभा के चुनाव हो पाए? खटने के बाद कहा गया था साल भर के भीतर चुनाव हो जाएंगे। दूसरा, यह कहा गया था कि 370 जिस दिन हट जाएगी, देश का कोई भी व्यक्ति जाकर के जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेगा। क्या किसी व्यक्ति ने जमीन खरीदी? एक व्यक्ति ने नहीं खरीदी। मुझे कहीं मैं पढ़ रहा था, केवल अडानी साहब ने वहां पर जमीन खरीदी है, बाकी किसी ने देश पर एक नया मुद्दा आ गया। अब पीओके को शामिल करने की बात कही जा रही है कि अब थोड़ा और मौका मिला तो पीओके आ जाएगा। मैं ये देखिए, वो अच्छी बात है, पीओके हमारा ही है, पीओके हमारा ही आना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं होगा। देखिए, क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई भी सरकार सिर्फ वोट को देख करके अपनी काम करेगी तो कभी देश तरक्की नहीं कर सकेगा। एक सुनहरे सपने जरूर उसके सामने होंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि 1000 साल का हम भारत देखना चाहते हैं इन 5 सालों के भीतर। तो 10 सालों के भीतर कितने सालों तक का सपना हम लोगों ने देखा, ये भी तो बताना चाहिए। आप बताइए, 1000 साल ये धरती रहेगी कि नहीं रहेगी? 1000 साल बाद क्या होगा? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आपने दो बातें महत्वपूर्ण कही। पहला तो पैकेजिंग अच्छी है, लोग भी ऐसे ही हो गए हैं, लेकिन माल जो है वैसा नहीं मिला। दूसरा ये है कि बात बहुत बड़ी, 1000 साल का आपका जो उदाहरण है कि बात तो बहुत बड़ी आ जाती है, लेकिन वो अमली जामा पहनने में उतना धरातल पर दिखाई नहीं देती। कुमार राकेश जी, मुझे लगता है अभी मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। अब एक करके पहलू जरा देखते हैं, इसका कुछ काउंटर पहलू राकेश जी से मिलता है कि नहीं मिलता है। देवकी नंदन मिश्रा जी चुनाव विश्लेषक हैं, लेकिन मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि कांग्रेस की भावनाओं को परिष्कृत रूप से लोगों सामने रख रहे हैं, मैंने विपक्षी भावनाओं को। अच्छी बात है, हर एक के अपने अपने विचार हैं, प्रबुद्ध वर्ग के भी अपने विचार हैं और होने भी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने एक बात कही, मैं 2-3 मुद्दे, जैसे आपने विदेशों की बात कही कि विदेश के में जो है डंका बजाओ और चाइना ने, चीन ने कुछ हिस्से ले लिए, तो उनको बताना चाहिए चीन ने कौन से हिस्से लिए, क्योंकि चीन के प्रवक्ता ने भी बात करी है और भारत के प्रवक्ता ने भी बात कही है, वो मुद्दे की बात होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा, मैं 1995-96 से विदेश यात्रा कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियली भी कर रहा हूँ, कई फेलोशिप में भी गया हूँ, कई सरकारों के साथ भी गया हूँ और खुद भी कवरेज किया हूँ, कई सेमिनार में गया हूँ, कई विश्वविद्यालय में पढ़ाने भी जाता हूँ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2014 के पहले का भारत और बाद के भारत में आसमान जमीन का फर्क हुआ है। और ये भी एक डाटा है कि 2002 जो 13वें पोजीशन में भारत था, वो 5वें स्थिति पे आया है। इसको भी नकारना नहीं चाहिए। शायद IMF गलत हो सकता है कांग्रेस की नज़र में, या इनके जैसे प्रबुद्ध लोग नज़र में, या वर्ल्ड बैंक गलत हो सकता है, ये लोग सही हो सकते हैं। मुद्दे की बात जो आपने बातें कही, मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बात को रख रहा हूँ, फैक्चुअली रख रहा हूँ कि 2014 के बाद जो पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं मीडिया की, कि उसमें हमारे हजारों डॉलर खर्च होते थे, एक कॉलम नहीं छपता था। आज हमारा सिंगल डॉलर खर्च नहीं होता है, फुल पेज कवरेज होता है। ये भी सोचने और समझने की बात है। इसके अलावा इन्होंने बात कही विकास की, वोट की। एक तो ध्रुव सत्य है, मैं इनसे सहमत हूं कि पूरी के पूरी सभी जो कायनात है, राजनीतिक दल हैं, वोट की राजनीति करते हैं। कौन नहीं करता, इसलिए किसी को दोषारोपित करना भी वो सही नहीं है। इसके अलावा जो कश्मीर की बात कही, मैं हाल में पिछले महीने गया था जम्मू कश्मीर, उसके पहले भी गया, मैं 1992 में भी गया, 93 में भी गया। कवरेज के दृष्टिकोण से हम जब कवरेज 93 की बात है, लंबी कहानी हो जाएगी। राजेश पायलट गृह मंत्री थे, 1000 मीटर दूर पे गुब्बारा के पास 2 बम गिरे थे। गुलाम रसूल कार थे, अध्यक्ष थे उस समय। कवरेज की बात। अब रही बात आज की तारीख में, तब के कश्मीर में आसमान जमीन का फर्क हुआ है। पिछले 4 वर्षों में जो टूरिस्ट आए हैं वर्ल्ड वाइड, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। वहाँ के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वहाँ के जो बेचारे जो कामगार हैं, सबसे बात हुई है। तो वहाँ तो पूरी प्रदेश बदली है। जो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ,
370 के बाद और जब 35A के बाद अभी और भी समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बोल रहे हैं कि अब जो ट्रेलर है पिक्चर होगा, और अभी जो चुनाव की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव की बात कही है, सितंबर में चुनाव होने की बात भी कही गई है, शायद चुनाव की तैयारियां हो रही है। एक स्ट्रेटजी के तहत 370 हटाया गया। यदि सरकार उस रणनीतियों पे काम नहीं करती तो जिंदगी भर नहीं हटता और हमारा गले का घेग बना रहता, आवाज़ नहीं निकलती। और अभी जो पीओके की बात की जा रही है उसी दम पे की जा रही है। तो ये समझने की बात है, लम्हों ने खता की कौन, 1952 में प्रधानमंत्री बने उन्होंने, और लोगों ने झेला, पूरी सदियों तक हम झेलते जा रहे हैं कई मामलों पे। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा सवाल था, उस पर उन्होंने मेरा ज्ञान बढ़ाया नहीं, ज्ञान नहीं बढ़ाया उन्होंने। वो जो 1976 का जो संशोधन है, जरूरत क्या थी देश को, क्यों किया गया, आपातकाल लाने के बाद सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा गया, इससे बड़ा कुठाराघात क्या हो सकता है। हम ज्ञान बढ़ाना चाहेंगे अपना कांग्रेस के प्रवक्ता से और देवकीनंदन मिश्रा जैसे विद्वान व्यक्ति से भी। चित्रा जी, आप पहले इसका जवाब तैयार रखिए। मैं देवकीनंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप शॉर्ट में। देवकीनंदन जी बोले, राजेश भट्ट जी भी मेरे साथ जुड़ गए, लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है राजेश जी। देवकीनंदन जी अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र जो है कुमार राकेश जी ने मुझसे कहा कि मैं कांग्रेस से प्रभावित हूं। मैं चुनाव विश्लेषक से पहले पत्रकार रहा हूं, कई अखबारों में एडिटर रहा हूं, और मैं राकेश जी को बता दूं कि पत्रकार का काम सत्ता से सवाल पूछना आप दोनों होता जब भी है। बात करते हैं तो ये एक मुद्दा रहता है जिसपे थोड़ा समय बीतता है। नहीं, जिस तरीके से कुमार राकेश जी बता रहे हैं कि 2014 के बाद और जमीन और आसमान का फर्क भारत में आया है, यही बात कंगना रनावत कश्मीर में और विदेशी 2014 में ही हमको आजादी मिली। तो नहीं, मैं दो ही बता रहा हूं। 2014 के बाद जो है कंगना रनावत कहती हैं कि आजादी मिली। 2014 से पहले आजाद भारत नहीं था। आज देखिए, अभी कल मैं देख रहा था 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी का कोई चोरी नोएडा में पकड़ी गई है, जहां आपका हेडक्वार्टर है। अभी परसों की बात है। देखिए, जीएसटी के बारे में बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने इतना इस महीने जीएसटी कलेक्शन किया, लेकिन जीएसटी का जो क्रेडिट इनपुट होता है उसके बारे में कभी गवर्नमेंट नहीं बताती है कि हमारा कितना पैसा इसमें से जीएसटी के जो कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं, वो कितना रिटर्न ले रही हैं। इसके बारे में कभी नहीं बताया जाता, क्योंकि वो हफ्ते 10 दिन बाद 15 मतलब नेक्स्ट मंथ में उसका आता है। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत में 1947 में भारत आजाद हुआ था, अगर उस समय से आप तुलना करें तो इस देश में सुई नहीं बनती थी, और इन 70 सालों में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, बहुत कुछ बनने लगा है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 2014 के बाद ही सब कुछ बदला है, हमारा भारत सुनहरा हो गया है, हम लाल कालीन बिछ गया है, तो ये बात थोड़ा सा जस्ती नहीं है। अच्छा, देवकीनंदन जी और कुमार राकेश जी, मुझे कभी कभी लगता है कि आप दोनों के चश्मे बदल दूं मैं, और उसके बाद में देखूं कि चर्चा का दूसरा पहलू कि देवकीनंदन जी आप जरा सरकार की उपलब्धियां बताइए और आप बताइए कि कमियां क्या। इस पर भी आऊंगा, करता हूं ये एक्सपेरिमेंट। लेकिन उससे पहले राजेश जी हमारे साथ जुड़े, काफी देर से इस चर्चा को सुन रहे हैं। लेकिन राजेश जी, तारतम्य में एक चर्चा लंबी चली आ रही थी, इसलिए आपके पास आ नहीं पाया। आलोक जी और चित्रा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनय कुमार सिंह बिन्नू भी जुड़ गए हैं। तो काफी सारे मेहमान हैं, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, फटाफट जरा मूव करते हैं। राजेश जी, बिहार में क्या हाल चल रहा है? बिहार एक ऐसी जगह जिससे एनडीए को बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं और चुनौतीपूर्ण भी रहा है, क्योंकि महागठबंधन जिस तरह से लड़ रहा है और जो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी भी एक इशू रहेगी, उनका एक चेहरा जो रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन क्या बिहार का माहौल है और कितनी उम्मीदें आप लोगों को है यहां से? बिहार में इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए जीतने जा रही है। मैं बहुत सम्मानित चैनल के माध्यम से गंभीरता पूर्वक कहना चाहूँ कि इस बार बिहार जो है नए कीर्तिमान के साथ एनडीए के उस लक्ष्य को मजबूती देगा जो 400 पार के लक्ष्य को प्रधानमंत्री जी ने रखा है। क्योंकि बिहार में कोई टक्कर ही नहीं है। बिहार में देखिए, गठबंधन के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, वह अपने आप में इस बात का द्योतक है कि एनडीए क्लीन स्वीप करके जाएगा। भाई, इनके कौन से नेता ने बिहार में कैंपेनिंग करना उचित समझा? बिहार को तो इन लोगों ने जो है नजरअंदाज कर दिया।
आप बताइए कि कांग्रेस के किस नेता ने बिहार में कितने दिन कैंपेनिंग किया है? तो छोटे भाई की भूमिका में है, वहां के स्टार तो तेजस्वी हैं। कम्युनिस्ट के कौन से नेता ने? अरे भाई, तेजस्वी जी को तो देखने के बाद ये लगता है कि ये चारा खाने वाले लोग हैं, जो पितृपक्ष में मछली खाते हो। वो समझ सकते हैं कि भारतीय ना संस्कृति के वाहक हैं और ना ही कहीं भी संस्कारों के वाहक हैं। मैं कहता हूं कि इसी बिहार ने देखा है कि यहां लोगों ने जानवरों के चारा तक को नहीं छोड़ा। नौकरी की बात लोग लगातार खोखले दावे करते दिखते हैं। ये जमीन बेच के अमीर बनने वाले लोग हैं, रोजगार के बदले जमीन लेने वाले लोग हैं, मिट्टी का व्यापार करने वाले लोग हैं। भला बिहार की जनता इन्हें कतई माफ करेगी क्या? और 2024 का तो निर्णायक फैसला है। भारत जो है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात हो रही है। एक विकसित भारत की परिकल्पना लिए जो है एनडीए आगे बढ़ रहा है। 2047 का हम लोगों का जो लक्ष्य है, उसको किसी भी तरह इस बार बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जो है इन लोगों का सुपड़ा साफ होगा। गठबंधन की बात करें तो एक एक नेता यहां के भागते हुए नजर आएंगे और देख लीजिएगा 4 जून को जब परिणाम आएगा तो ये सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। नीतीश बाबू इतना कड़वा कड़वा बोलते रहे, लेकिन अल्टीमेटली जरूरत उनकी पड़ी आपको, तो क्या कोई अपना चेहरा या अपनी जमीन? नहीं, नीतीश कुमार जी ने बिहार को उस बदहाली से बचाया है जहां गुंडा राज की संज्ञा दी जाती थी। बिहार में अपहरण उद्योग का रूप ले लिया था। आए दिन बच्चों को उठाया जाता था और एक फिरौती की बड़ी रकम वसूली जाती थी। ये सरकारी संरक्षण में होता था। महिलाएं असुरक्षित थी। लोग पब्लिक फंक्शन में 6 बजे शाम के बाद जाना उचित। तो सभी आए और आज वोट करें। किन मुद्दों को ध्यान रखकर आप वोट दिए हैं आज, और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? बहुत कुछ बदलाव है, लेकिन ये डिस्कस करने की जगह नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी कि जो उसके बारे में अच्छी जानकारी देते हैं, आप चाहते हो। थैंक यू सो मच। तो तमाम, जैसा मैं बता रहा हूं, लगातार माफी चाहूंगा राजेश जी, आपको रोका। मुंबई में क्योंकि मतदान हो रहा है, एक के बाद एक सितारे आ रहे हैं, दर्शक देखना पसंद करते हैं। आपने कई मुद्दे रखे हैं, लेकिन चित्रा जी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल जो उठाया गया वो ये कि बिहार में आप लोगों का कौन सा बड़ा चेहरा गया कैंपेन करने के लिए, सवाल एलजेपी प्रवक्ता ने आपसे पूछा। मैं ये कहना चाहूंगी कि बिहार में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति पे था, और इसीलिए तेजस्वी जी ने जिस तरीके से हमारे गठबंधन की कमान वहां संभाल के रखी हुई है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को कैंपेन किया है। और डेफिनेटली इस बार हम बिहार में लैंडस्लाइड मेजोरिटी से हम जीतेंगे। ये तो 40 की 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, आपके लिए क्या बचेगा? दावे तो दोनों तरफ से ही होंगे सर। दावे क्या एक तरफ से नहीं होते। वो अगर दावे करेंगे तो हम भी दावे कर सकते हैं, दावों का कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोल बड़ा दिलचस्प रहा, आप में से कई मेहमान बाद में जुड़े। जिस तरीके से आरक्षण की बात हुई थी, जिस तरीके से संविधान पे वार की बात हुई थी, सोशल जस्टिस का गढ़ रहा है बिहार। और बिहार की जनता, मुझे ऐसा लगता है, पूरे देश में से सबसे ज्यादा सेंसिटिव इस पर्टिकुलर मुद्दे पे है। और वो जानती है कि इस बार जिन्होंने भी संविधान के ऊपर अपनी टेढ़ी नजर रखी है, जिन्होंने भी आरक्षण का मुद्दा, जातिगत, इस पर बहुत डिटेल में बात हुई है। मैं विनय जी आपको भी शामिल करता हूं, लेकिन आलोक जी भी बड़ी देर से सुन रहे हैं इस पूरी चर्चा को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनको जरा चर्चा में लाना चाहूंगा। आलोक जी, आरक्षण का मुद्दा बहुत जोर से उठाया गया, संविधान का मुद्दा, और इसको कई बार डिफेंड भी करना पड़ा बहुत सारी चीजों से, चाहे फिर वो मंगलसूत्र वाली बात हो या अपने खास मतदाता, इस तरीके से कोट अनकोट करके कई इशारों में बड़े गंभीर बयान भी आए। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष का ये जो दाव रहा, हमेशा होता है कि जातिगत तौर पर हुआ तो मामला बिल्कुल अलग होगा, पोलराइज हो गया, जाति भूल गए, धर्म याद रहा तो आपके लिए मामला जमेगा। क्या इस तरीके से चुनाव हुआ इस बार का पूरा? देखिए, शुरू में चुनाव बहुत सलीके से जा रहा था, मुद्दों की बात हो रही थी, फर्स्ट और सेकंड फेज। थर्ड फेज में आके यू टर्न लिया और उसमें ऐसी चीजों का समावेश हो गया जिसको होना नहीं चाहिए था। मैं उन चीजों के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा कि सब लोग जानते हैं क्या क्या चीज उसमें आ गए। और आज की डेट में अब जिस तरीके की परसेप्शन बन रही है, उसमें ऐसा लगता है
ये चुनाव कोई दूसरे डायरेक्शन में चला गया है। ही पड़े और अभी भी लगभग 2 घंटे हैं इलेक्शन को ख़त्म होने, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जितने वोटरों ने अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया वो आएं और वोट डालें। किस तरह की अपील रहेगी आवाम के तई पोलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अपील ना पिछले 2 महीनों से अपील करता आया हूं ना, ये तो अब अपील करने का वक्त नहीं है ना सर। अब तो वक्त आलोक जी अपनी बात पूरी करें। दूसरे डायरेक्शन में चला गया, किस डायरेक्शन में चला गया? देखिए, बात होनी चाहिए थी डेवलपमेंट की, बात होनी चाहिए थी आम आदमी के उत्थान की, पढ़ाई की, बिजली की, पानी की, सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और अब डिस्कशन में आ गया है। ये शोभनीय नहीं है लोकतंत्र के लिए, किसी भी कीमत पर शोभनीय नहीं। किसने किया ये? फिर सबने मिलकर किया है। बीजेपी को एक आदमी को क्या दोषी करें? एक आदमी को, इस हमाम में सब नंगे हैं, एक आदमी को आप दोष नहीं दे सकते। हर आदमी ने अपना जैसे चाहा उस तरीके का अपना परसेप्शन बना के लोगों को मैं आपके साहस की दाद देता हूं। आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं और आप सबको हमाम में सब नंगे हैं ये बात कह रहे हैं। आमतौर पर प्रवक्ता डिफेंड करते दिखाई देते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? कोई कॉन्शियस भी नाम की कोई चीज होती है या नहीं? या मैं कॉन्शियस बैठ के राजनीति करने आ गया हूं? मैं वैसे व्यक्ति में से नहीं हूं। 100 पद को ठोकर मार दूंगा अगर कॉन्शियस से कॉम्प्रोमाइज हो गया तो। इन चुनाव में क्या क्या चीजें आपको चुभी? कौन कौन से बयान नहीं आने चाहिए थे? मंगलसूत्र, 6 बच्चे, ये सब नहीं आना चाहिए था। इसका कोई औचित्य नहीं था आने का। आप बताइए जी। कुमार राकेश जी, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र, 6 बच्चे, सब नहीं आना चाहिए था। एक कमेंट करें, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले। नहीं, मंगलसूत्र इंटरप्रिटेशन था कि क्या क्या लिया जा सकता है, क्या क्या दे सकते हैं, वहां तक जाने की बात थी। और हर एक राजनीतिक दल को हक है कि अपने वार को, युद्ध को कहां तक ले जाए, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो। एक दूसरी बात 6 बच्चे की बात है। ये एक ऐतिहासिक गलती की गई 1947 में। मैं बार बार इस पर उठाता हूं मुद्दा। कोई विद्वान नहीं बोलता देश का कि ये धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान जब बटा, पाकिस्तान बना, तो यहां मुस्लिम क्यों रह गए? इसका जवाब कौन देगा? उसको सब ढाक के, पात के, एक पहाड़ बना करके उसको किनारे हटाओ, फिर बात करो। और ये आबादी का जो ब्लास्ट है उसके कारण अगर आंकड़ा देखें, गणना देखें, देश के विकास पे आबादी ने कितना हैम्पर किया है वो समझ में आएगा। पूरे भारत में 5 के आसपास अमेरिका बसता है, 3.5-4 के आसपास यूरोप बसता है, और हम विकास की बात करते हैं, वो भी एक कारण है। सभी प्रबुद्धों को, चाहे कंसेंसस की बात, बहुत अच्छी बात की आलोक जी, मैं सैल्यूट करता हूं कि कंसेंसस समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन देश के मुद्दों के बारे में खुली बहस होनी चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। इसका जवाब सबसे मैं चाहता हूं जितने विद्वान लोग जहां पे बैठते हैं, आखिर ऐसा क्यों? विनय जी, काफी चर्चा हो चुकी है, कुछ आप सुन भी पाए होंगे, बहुत सारी चर्चा इससे पहले भी हम करते रहे। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मजबूती से लड़ने की कोई जगह है तो उत्तर प्रदेश है। मैं 2022 के चुनाव में भी था, मुझे लगा कि वहां पर समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ी, लेकिन नतीजा अपेक्षित नहीं आया आप लोगों के लिए। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया है। कांग्रेस को लेकर अगर कोई नाराजगी होगी तो समस्या का विषय बन सकती है। दूसरा, 80 सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी यहां पर लेकर चल रही है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं, किन किन बेल्ट्स में आप अपने आप को मजबूत पा? एक मुझे बड़ा बैलेंस व्यू, वो पॉलिटिकल वाला नहीं कि हम भी सारी सीटें जीतेंगे वाला नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कहां कहां मजबूती से कैसे लड़ रहे हैं, स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या रही है, खासतौर पर 5वां चरण आते आते? देखिए प्रवीण जी, हमें बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं आपको सिलसिलेवार सारी बातें सबका, मैंने कुमार राकेश जी को भी सुना है, देवकी नंदन जी को भी, और बीजेपी प्रवक्ता सबको मैंने सुना है। बीजेपी प्रवक्ता ने एक बात बड़ी अच्छी कही और सही भी कही कि चुनाव में बात कहां होनी चाहिए, किस पर होनी चाहिए थे, मुद्दों पर बात होनी चाहिए थे, जनहित के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, विकास पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया तो कहां से शुरू किया? मछली से शुरू किया, मांस से शुरू किया,
भैंस पर आई, 400 पार आई, मोदी की गारंटी पे आई, मोदी का परिवार आया, तमाम ऐसे चीजों को लेकर के जिसको नारे गढ़ने का प्रयास किया। और अब तो आज मैंने अमित शाह जी का बयान सुना, यहां तक आया कि कुछ लोग ज्योतिषी भी बन गए। उन्होंने भविष्यवाणियां भी करने शुरू कर दी कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। जो नेताओं को जहां मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जैसे तहसील के सामने नहीं, गाँव में देखे होंगे बड़े ज्योतिषी बैठे रहते, उन्हें अपना भविष्य तो पता ही नहीं रहता है, लेकिन दूसरे का भविष्य जरूर बताने लगते। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है, खुद का भविष्य पता नहीं है लेकिन वो दूसरों का भविष्य बता रही है। दूसरी चीज देखिए, आज का जो चुनाव है वो चुनाव बहुत अहम है। जनता आज चुनाव, जान लीजिए प्रवीण जी खुद लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पहले चरण में जब चुनाव की शुरुआत हुआ और जब यहां तक 5वें चरण तक आई तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को भांप गई। इसीलिए उसे हाफना पड़ा, क्योंकि वो पूरे चुनाव को भांप गई। हम जब पहले चरण से शुरू हुआ तो एक शोर सा हुआ कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है बहुत ही आगे निकल रही, फिर सेकंड चुनाव फेस में और ज्यादा, थर्ड में और ज्यादा, इस तरह से करते करते जो है जनता ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। जो जनता साइलेंट बैठी थी, और ये हकीकत है, आएगा परिणाम, 4 तारीख को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी 15 से 20 सीटों के लिए संघर्ष उत्तर प्रदेश में कर रही है आज की तारीख में। कि 15 से 20 सीटें भी उसे मिल जाएं, बहुत ही खराब पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों है। चलिए, इसको मैं ज्योतिष नहीं कहूंगा, जैसे आपने ज्योतिष बोल दिया उनके आंकड़े को। ये वाला ज्योतिष कहे, आकलन कहे, ये कैसे आपने निकाल लिया? और आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी को भी शामिल करूंगा, लेकिन अपनी बात मैं राकेश जी की एक बात करूंगा। राकेश जी ने बहुत सारी बातें किया, मैं राकेश भारतीय जनता पार्टी का एक करके, आलोक जी लेट हिम कंप्लीट, उनको पूरा कर लेने देते हैं, फिर आपको सुनते हैं। भारत आज कहां से कहां तक पहुंचा, मैं मान लिया। नहीं, ये आंकड़ा कहां से आया? विनय जी प्लीज इसका जवाब दे, ये आपने कैसे अंदाजा लगाया? जनता चिल्ला रही है, कौन सा? नहीं, कोई एग्जिट पोल किसी एजेंसी का? आलोक जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में, जिसको आपने ज्योतिषीय गणना कहा, आलोक जी ने बड़े विस्तार से बताया कि हम एजेंसी से इनपुट लेते हैं, लोगों से इनपुट लेते हैं, उसके आधार पर ये आकलन करके बताते हैं। हम प्रवीण जी, हम लोग भी जनता के बीच में हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के लैंग्वेज है और जो उनकी हताशा, ठीक है, चलिए आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बयानों से अंदाज। आलोक जी हाँ, देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं कि ये जो चुनाव है लोकसभा का, इसमें इस बार 24 में इंडी गठबंधन का एनडीए से कोई टक्कर नहीं है कहीं भी। एनडीए गठबंधन तो ऑलरेडी सरकार बना चुकी है, 393 जो सीट पोलिंग हुई है उसमें 272 का आंकड़ा पार कर चुकी है। बीजेपी अपने नीतियों से, अपने कार्य कुशलता से, अपने जन कल्याणकारी नीतियों से अब और कितना बढ़ जाए, 400 तक नहीं आएगा, लेकिन जहां तक हो उसको बढ़ाने की कवायद कर रही है। ये लोग तो देखिए, एक चीज आपको बता देता हूं, मार्क माय वर्ड्स, इंडी गठबंधन सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। अरे बहुत अच्छा करेंगे अगर समाजवादी पार्टी यूपी में तो 7 सीट, बहुत अच्छा करेंगे अगर राजद बिहार में तो 8 सीट, बहुत अच्छा करेंगी ममता बनर्जी तो 14 सीट, बहुत अच्छा करेंगे अगर कांग्रेस 80 सीट, उद्धव ठाकरे 16 सीट, शरद पवार 10 सीट। या इन आंकड़ों से, या मैं हाईएस्ट फिगर बता रहा हूं। हाँ, आपने बहुत अच्छा पहले बोल दिया, हाईएस्ट फिगर पे। नहीं, इन आंकड़ों से क्या ये सरकार बनाने की कवायद कर सकते हैं? मैं आपकी एक क्लिप रखूंगा, बात करेंगे 4 जून को। बड़ा दिलचस्प आपने एक एनालिसिस रख दिया है, एक अपना, ये देखिए आलोक जी का अपना एक एनालिसिस है। और देवकी नंदन जी, आपको मैं अब चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। अभी आपने सारे पहलू सुने हुए लोग हैं, हम लोग धरती पुत्र हैं, हमें पता है। विनय जी कुछ कहना, हाँ विनय जी आप कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते विनय जी ने, क्योंकि बात की शुरुआत करी थी। आलोक जी ने जो आंकड़े बताए हैं, कैलकुलेट कर लीजिए राकेश जी। और अभी महाराष्ट्र बचा ही रह गया, मध्य प्रदेश बचा ही रह गया, 1-1, 2-2 सीट वहां भी दे दें,
इतना तो दे ही देंगे जैसे बोल रहे हैं। नहीं उद्धव तो 16 सीट दे दी उन्होंने, 16 सीट। खैर ठीक है, आज वो दिन नहीं है, आज हम सीटों पर कोई बात नहीं कर सकते। भाजपा बहुमत से नीचे आ गई, कैलकुलेट कर लीजिए। 8 इन्होंने बिहार में जल्दी है, आज जल्दी है, करेंगे इसके बाद 3-4 ये लेकिन कांग्रेस का अखिलेश अभी 250 सीट 10 दे रहे हैं। महाराष्ट्र में नुकसान, जबकि एक सीट केवल दूसरे की थी बिहार में। 8 सीट बता ही रहे हैं, तो 7 सीटों का नुकसान वहां बता रहे हैं, 7-8 सीटों का नुकसान तो महाराष्ट्र में बता रहे हैं। सर्कुलेट करिए। ठीक है, मैं एक कॉन्फिडेंस जो देखता हूं वो बस 400 पार वाला रहा, उसके बाद में पूर्ण बहुमत 380 पर आ गया, ये बीजेपी बोलती है। बाकी ये बात सही है कि आलोक जी ने जो कहा कि एक सर्वाइवल के लिए लड़ाई हो रही है, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला देवकीनंदन जी, उस पर आपकी तो ला दिया इन्होंने। एक मिनट विनय जी, आप जरा देवकीनंदन जी को सुनिए, आप एक एनालिसिस उनकी भी जानते हैं। ध्यान से नहीं सुना उन्होंने, लगता है। देवकीनंदन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि इस पूरे चुनाव में इंडिया अलायंस जो है, विपक्ष का जो अलायंस है, वो उस तरीके से नहीं लड़ पाया जैसे कि एक विपक्ष को लड़ना चाहिए था, या वो उतना मजबूत था ही नहीं, वो संघर्ष करता दिखाई दिया। इसलिए एनडीए और अलायंस के बीच में कोई मुकाबला नहीं है, ये बात जो आलोक जी कह रहे हैं और बहुत से लोग चर्चाओं में कहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आलोक वत्स जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात शुरुआत में कही, इससे पहले जो चरण पैनल में बात हो रही थी कि 2 मुद्दे नहीं आने चाहिए, मतलब वो सही बात करते हैं। उन्होंने कहा ना कि भाई मंगलसूत्र का मुद्दा नहीं आना चाहिए था, हिंदू मुसलमान नहीं आना चाहिए था, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि इंडिया गठबंधन अगर लड़ नहीं रहा होता, कल आपने फूलपुर का नजारा अगर आपने देखा होगा, मुझे लगता है पूरे देश ने देखा है, फूलपुर में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी और अखिलेश यादव मंच पर खड़े होते हैं, माइक के सामने जाते हैं, वो बोलने के लिए जैसे ही बोलते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं, आवाज उनकी पब्लिक तक नहीं जाती है और पब्लिक जो है मंच की तरफ भागने लगती है। कितनी भीड़ थी, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा कि कितने लोग वहां पर मौजूद थे, ये सबने जो सोशल मीडिया है उस पर देखा। और उसके बाद राहुल और अखिलेश दोनों बैठ करके करीब 10 से 15 मिनट चर्चा करते हैं और कहते हैं कि चूंकि हम बता नहीं पा रहे हैं, हम इस पब्लिक मीटिंग को संबोधित नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ये वो कर रहा हूं। और ये फूलपुर के बगल में ही प्रयागराज सीट लगी हुई है, दोनों के बीच जो दूसरी सभा राहुल और अखिलेश की वहां पर होती है प्रयागराज लोकसभा में, वहां पर भी उसी तरह की भीड़ होती है, करीब 50 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये सब मैं देख करके बता रहा हूं, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है जब किसी पार्टी, ये जो जनता होती है वो चुनाव लड़ती है। 2014 में जनता चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के खिलाफ और नरेंद्र मोदी को लाने के लिए, बेताब थी जनता। उसी तरीके से 2024 का भी चुनाव मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता वोट देने से पहले किसी से कोई बात नहीं कर रही है, पूरी तरीके से चुप है। और जब चुप जनता होती है तो बहुत ही खतरनाक होता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत खतरनाक होता है। और ये जनता 2024 में पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। नेता कार्यकर्ता, ये जो हमारे जैसे विश्लेषक, ये जो लोग हैं, पत्रकार हैं, चुनाव जो कंपनियां काम करती हैं, उनके लोग जाकर के वोटर में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई सही तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है। उसकी वजह यह है कि जनता किस वजह से चुप है, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि डर की वजह से चुप है या उसकी कोई रणनीति है, लेकिन चुप है। लेकिन जिस दिन वोट पड़ जाता है उसके तुरंत बाद जनता बोलने लगती है। एक बात, आलोक वत्स जी की तरह ही आज एक छोटा सा वीडियो, एक क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, वो है अमेठी का। अमेठी में एक बीएसपी का बूथ वर्कर, बूथ अध्यक्ष होता है, वो एक मीडिया कर्मी से बातचीत में कह रहा है, वो सवाल पूछता है कि भाई आपकी पार्टी कहाँ लड़ रही है? उन्होंने कहा हमारी पार्टी की यहाँ जमानत जब्त होने वाली है। वो है बीएसपी का बूथ अध्यक्ष और कह रहा है कि हमारी जमानत जब्त होने वाली है। तो पत्रकार कहते हैं कि अरे भाई ऐसा काहे बोला था, तोहार तो नौकरी चल जाए, आज अंतिम दिन बा। तो कह रहा है कि साहब नौकरी चली जाए या रहे,
लेकिन सच्चाई यही है और वो खुलासा करते हैं कि बीएसपी ने जिस तरीके से बीजेपी के प्रति जो अपना झुकाव पैदा किया है उसकी वजह से बीएसपी का जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ चला गया। ये बीएसपी का बूथ अध्यक्ष कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। आज का ही वीडियो है, ट्विटर पे आपको ट्रेंड कर रहा है आज की तारीख में, आप उसे देखिएगा। तो देखिए जनता जब चुनाव देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग, क्योंकि मैं डिजिटल मीडिया को मैं देवकीनंदन जी डिजिटल मीडिया को खूब जी चुका हूं, मैं उसको बहुत नजदीक से जानता हूं। तो क्या ट्रेंड करता है, क्या नहीं करता है, और कौन सी सिलेक्टिव चीजें होती है, कैसे आईटी सेल काम करते हैं, इसमें बड़ा काम किया। ये भी कोई नब्ज को नहीं बता पाता। हाँ, आपने उसको आलोक जी की बात से जोड़ा। आपने ये कहा कि पार्टी में रहकर भी कई बार कई कार्यकर्ता, कई नेता, कई प्रवक्ता सत्य के लिए बोलते हैं। राकेश जी का आज गला जरा गड़बड़ चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा बोलेंगे तो अभी गला साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात जो अभी देवकीनंदन जी ने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जनता जब साइलेंट होती है तो साइलेंट वोटर खतरनाक होता है, नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। ये लाइन मुझे जरा काम की लगी, ज्यादा काम की लगी, वैसे सब कुछ काम का था। नहीं, देवकीनंदन जी बताएंगे कि जनता साइलेंट कब नहीं रही, वोट देने के पहले या वोट देने के बाद। और जनता जो है, जो दिखता है जब रिस्पॉन्स आपका वोटिंग परसेंटेज से मायने है क्या देवकीनंदन जी? साइलेंस के मायने कैसे निकाल रहे हैं आप? लोग पूछने जा रहे हैं और नहीं बता रहे हैं, या वोटिंग परसेंटेज? ना प्रवीण जी, वोटिंग परसेंटेज से मायने नहीं है। मुझे 2014 का चुनाव अभी तक याद है। लोग मोदी के नारे लगाया करते थे। आज की तारीख में मोदी जी के कितनी सभाओं में, अभी कल वो पंजाब में थे, भाषण दे रहे थे, मुझे लग रहा 80% कुर्सियां खाली थी। देखिए अब वो उत्साह नहीं, अब वो क्रेज नहीं है। और बाकी रैलियों में तो खूब है, 400 पार के नारे वहां भी लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मंदिर के नारे लग रहे हैं। अरे वो देखिए, नहीं नारा तो बिल्कुल देना ही चाहिए। अगर हमारा कोई टारगेट नहीं होगा तो हम कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, बस आप जब बोलते हैं ना तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम प्रवक्ता भी मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन आलोक जी आप इस पर जरूर टिप्पणी करें, और राजेश जी के पास भी मैं जाता हूं उसके बाद में। आलोक जी, साइलेंट वोटर, कम वोटिंग परसेंटेज, लोगों का राय खुलकर नहीं रखना, ये चिंता का विषय? हाँ अवश्य। कहीं मुझे डर है कहीं शाइनिंग इंडिया ना हो जाए। क्यों कह रहा हूं ये बात? आज आलोक जी जो है, आलोक जी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हैं, लेकिन आज सहयोग जो है देखिए, तालियां लगातार बजा रही हैं। चित्रा जी का मौका इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि सारा काम आलोक जी कर दे रहे हैं। आप पहले मेरी बात सुनिए। जी बोलिए। मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। जी मैं, जो लोगों के अंदर जहन में परसेप्शन हो गया है, लोग मोदी जी के खिलाफ नहीं है, लोग उस कैंडिडेट के खिलाफ हैं जो तीसरी बार टिकट लेके आया है और उसने कुछ नहीं किया पिछले 2 टर्म में। और उसने कहा भी कभी कभी पब्लिक फोरम करके, आप लोग हमको वोट थोड़ी दिया, आप लोग तो मोदी जी को वोट दिए हैं। उनसे नाराजगी है लोगों, और इसलिए मैं ये साइनिंग इंडिया की बात कर रहा हूं। मोदी जी के प्रति सम्मान, आदर वही बरकरार है। अब बहुत से लोग उनका घूंट पी के, कड़वा घूंट पी के मोदी जी को वोट करेंगे जी, लेकिन कुछ लोग का ये मानना है, अरे मोदी जी को तो 400 सीट आ ही रहा है, इसको हरा दो, वो नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इस एक में कहीं बहुत नाम हो जाए। हाँ, ज्यादा उदाहरण जी, सारे कार्यकर्ता ऐसा ना सोच ले। लेकिन देखिए राजेश भट्ट जी, आप क्या सोचते हैं? बिहार में आप 40 सीटों का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, 80 सीटों का कॉन्फिडेंस वहां एनडीए उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो साइलेंट मतदाता है, और खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों में कम वोटिंग परसेंटेज लगातार चिंता का विषय रहा है। गर्मी को एक वजह बताया गया क्योंकि उत्तर भारत में तो बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये साइलेंट मतदाता, वोटिंग परसेंटेज से पहले देवकीनंदन जी ने बता दिया कि लेना देना नहीं है, पर राय भी बहुत खुलकर नहीं रख रहा है। कंफ्यूजन भी है कि नीतीश किसके साथ, इनके साथ, चुनाव के बाद कहां जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिससे मतदाता कंफ्यूज है और खुलकर अपनी राय नहीं रख रहा। उसका साइलेंस कितनी चिंता बढ़ाता है आपकी? पब्लिक खामोश इसलिए है कि पब्लिक ने अपना पूरा परसेप्शन जो है बना लिया है, क्या करना है और वो जान रहा है। अरे भाई, किसको वोट दिया जाएगा? उस पार्टी को वोट दिया जाएगा जिस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 रुपया जनता के लिए भेजा जाता है तो 95 पैसा बीच में ही रह जाता है।
उस पार्टी के लिए वोट दिया जाएगा जब भ्रष्टाचारियों का जहां जमावड़ा खड़ा है? अरे किसके लिए वोट दिया जाएगा? उस पार्टी के लिए दिया जाएगा जिनके गोडाउनों में अनाज सड़ रहे थे और चूहे खा रहे थे कागजों में। अरे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना से लेकर आज तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीबों का विशेष ख्याल रखा गया है। आप उन दिनों को याद कीजिए जब वैश्विक महामारी के दौरान पैदल सफर कर रहे थे गरीब और जीने मरने की तमन्ना लिए वो आगे बढ़ रहे थे। उस समय हमारे ही पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने यह निर्णय लिया था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आज तक कंटिन्यू रखा है कि 5 किलो अनाज हर गरीब के घर जाए, कोई भूखे ना मरे। अरे उस सरकार की बात करते हैं जहां फांसी लग के किसान मरते थे। किसकी बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के सरकार के सामने ये टिकेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी का एक एक सिपाही इनके बड़े नेताओं से भी भारी पड़ेगा। प्रवीण जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आलोक भट्ट जी को सुन रहा था। आलोक भट्ट जी की क्या व्यथा है मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन ये जान रहा हूं कि इस बार 400 के पार और फिर से मोदी सरकार बनने वाली है। इसमें कहीं कोई व्यथा नहीं है। कोई व्यथा नहीं है भाई, कहना व्यथा है। बड़े बड़े निर्णय लिए हैं मोदी जी ने। 370 धारा को हटाना एक बड़ा निर्णय था देश के लिए। ये अखंड भारत की परिकल्पना नहीं, आलोक जी ये बात खुद आलोक जी भी कह चुके हैं। उन्होंने वो कह रहे हैं कि उनकी कोई व्यथा नहीं है। साजिश के तहत उन्होंने कहा है कि इस बार जो है वो एनडीए के सामने इंडिया अलायंस कहीं नहीं दिख रहा है। ये बात भी आलोक जी ने कह दी है। दिख रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं, एक आप भी इंतजार कर रहे होंगे, आप लोग भी सब। और विनय जी आपकी टिप्पणी लेता हूं क्योंकि अब बहुत सारी चीजें आपसे पूछने के लिए आ गई हैं। लेकिन राजेश जी 5 बजे का वोटिंग परसेंटेज भी आ गया, आप सब लोग भी जानना चाह रहे होंगे, तो जरा वोटिंग परसेंटेज दिखा देते हैं। क्योंकि लगातार जो पिछले 2-3 चरण रहे, पिछले 4 चरणों में जो कम मतदान हुआ था वो चिंता का विषय था। हालांकि चौथा चरण अपेक्षाकृत ठीक था, फिर भी लगातार एक परेशानी का सबब तमाम राजनीतिक दलों के लिए कम वोटिंग परसेंटेज रहा। 5वें चरण की वोटिंग जो है अब बस समापन की तरफ बढ़ रही है। 2 चरण और बचते हैं। 8 राज्यों की 49 सीटों पर अब भी मतदान चल रहा है और इसमें जो 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है वो 56.68 है। लेकिन बाकी चरणों के मुकाबले बेहतर दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में 52% से ज़्यादा हुआ है, जम्मू कश्मीर में 54% से ज़्यादा मतदान है, लद्दाख में तो होता ही अच्छा वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक 67% से ज़्यादा, 62% मतदान जो है झारखंड में शाम 5 बजे तक देखने को मिला है। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 48% के आसपास मतदान है और वहाँ पर लगातार ही कम रहा है। उड़ीसा में शाम 5 बजे करीब 61%, 60% से थोड़ा ज़्यादा मतदान हुआ है। तो ये तमाम वोटिंग परसेंटेज चलते रहेंगे। अब आप अपनी राय रखें विनय जी कि आपको लगता है कि साइलेंट वोटर या वोटिंग परसेंटेज, इन चीज़ों पर आप इंतज़ार कर रहे हैं। एक दूसरा बड़ा सवाल जो सबके सामने आता है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक तो कोई उस कद का चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, दूसरा ऐसा भी नहीं है कि 10 साल में कुछ भी बताने को नहीं हो। वो अभी अपने भाषण की जो शुरुआत कर रहे थे वो उपलब्धियों से उन्होंने करी थी। उन्होंने बताया किसानों के लिए क्या किया, आयुष्मान कार्ड की बात की और भी तमाम चीज़ों को वो रखते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि 10 साल में कुछ बताने को नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 2022 में जिस तरह बीजेपी की सरकार आई वो भी तब जबकि आप लोगों को बड़ी उम्मीद थी, आपकी सीटें बड़ी, वोटिंग परसेंटेज बना, फिर भी बीजेपी का प्रभाव विधानसभा चुनाव में बरकरार था। तो क्यों ना कॉन्फिडेंस दिखाए उत्तर प्रदेश में ही क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी। मैं प्रवीण जी राकेश जी से एक सवाल मैं करना चाह रहा था। करिए। राकेश जी ने भी बताया कि भारत जो है कितना ग्रो कर रहा है और बड़ा आगे बढ़ गया। मैं राकेश जी की बात को मान लेता हूँ, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन बड़ा एक विडंबना है कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है लेकिन व्यक्ति तरक्की नहीं कर रहा है, जनता तरक्की नहीं कर रही है, जनता की आय नहीं बढ़ रही है। जनता जहां थी वही है। देश तरक्की कर रहा 5वीं अर्थव्यवस्था के साथ बड़े शानदार तरीके से, लेकिन व्यक्ति के आमदनी नहीं बढ़ रही है, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। मैं ये जानना चाहता था। दूसरी चीज, राकेश जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कई उपलब्धियों के भी बारे में बताया। राकेश जी ये क्यों नहीं बताते हैं कि आज जब चुनाव लोकसभा का शुरू हुआ, 10 साल का शासन रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी उपलब्धियों पर बात नहीं करनी चाहिए थी। आज उन्होंने क्या कहा कि बैंक के बारे में कहा कि बैंक जो है जब मैं आया तो कर्ज में डूबा था, आज जो है बैंक बहुत ग्रो कर गया। तो कैसे कर गया?
उन्हीं के कुछ मित्रों द्वारा तो पैसा लेकर के हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया। आखिर बैंक की हालत कैसे हो गई? आज जब ये कहते हैं कि अडानी और अंबानी ने जो है काले धन का जो है बौछार कर रखा है, क्या आपको अभी तक नहीं पता था कि अडानी और अंबानी जो है काले धन के इतने बड़े सप्लायर हैं? ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस हो गए हैं, पर आपने क्योंकि नाम लिया है तो मैं जनरली मेरे पैनल में जिसको भी एड्रेस करके सवाल पूछा जाता है उनकी तरफ ये सवाल रख देता हूं। विनय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैंने कहा कि 5वीं व्यवस्था बनी है तो ना आपने बनाई ना हमने बनाई, रेटिंग की है वर्ल्ड बैंक और IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जो विदेशी एजेंसियां हैं। उसके कई पहलू हैं। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा पढ़ता लिखता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाती है बातें। एक मैं आपको बहुत बड़ी बात कहूँगा, शायद जो आपको कहीं सुनी नहीं होगी, आपने पढ़ी नहीं होगी। एक चीज आपको रोक करके इसमें ऐड कर दूं, प्लीज। कम से कम धरातल पे जी अगर अर्थव्यवस्था है, देश ग्रो कर रहा है, तो जो आज भीड़ियों में जो रैलियों में भीड़ देखते हैं, क्या उसे ये सब पता है? अर्थव्यवस्था क्या है खट्टा है या मीठा है, ये कैसे पता चलेगा? ये रेटिंग से पता चलेगा। जनता को पता तो चलना चाहिए कि इसका स्वाद खट्टा है या मीठा है। जी विनय जी, आप एक ऐसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने आप कई तरह के रहस्यमयी कहानियों से घिरा हुआ है। मैं उन कहानियों में नहीं जाऊंगा। जहां तक समाजवाद की बात है, आप ही बताएंगे विनय जी, क्या आपकी पार्टी में समाजवाद है? लेकिन पहले आपने 3-4 सवाल क्या पूछा? आप उस पे मैं कांग्रेस का प्रवक्ता, मैं बिल्कुल आप ही की बात को टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं कि डाइवर्ट कर दूं इश्यू और सवालों को टाल दूं। मैं आपकी बात को बता रहा हूं। आपने अडानी अंबानी की बात कही, मोदी जी ने नहीं कहा कि ब्लैक मनी की बात है। अडानी अंबानी की बात कांग्रेस, आप सुन तो लीजिए, वही आप सुनना पसंद नहीं करेंगे ना, आप बोलेंगे। अब समय बहुत सीमित है, बहुत मुश्किल 15-20 सेकंड में बात खत्म करता हूं। इन्होंने कहा किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। किसानों की आमदनी 2019 में मैं गया था एटा के पास कवरेज करने के लिए, और वो वोट बैंक थे नेताजी के, मुलायम सिंह जी के। कई बार मैं मिला हूं, कई तरह के अनुभव हैं। उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, समय कम है, कि इस बार मैं नेताजी को वोट नहीं दूंगा, बीजेपी को दूंगा, मोदी जी को। मेरे खाते में कभी जिंदगी में आज तक पैसे नहीं आए। सब 12-13 लोगों का मेरे पास रिकॉर्डेड है, कहीं बोलिएगा दिखा दूंगा, उनको दूंगा। एक किसानों की बात कर रहे हैं, आमदनी की बात कर रहे हैं। आप झूठ कैसे बोल लेते हैं राकेश जी? झूठ कैसे बोल लेते हैं? अरे भैया, मैं डाटा की बात कर रहा हूं। झूठ तो आप महाझूठ आप बोल रहे हैं। अरे महाझूठ आप झूठ तो आप बोल रहे हैं। मैं समाजवादी पेंशन के रूप में लोगों के खाते में, अरे भाई, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। आपके नेता बीजेपी के झूठ के पाठशाला की। ठीक है, अरे भाई, मामला लंबा जा सकता है, लेकिन पिछले 2 घंटे में बड़ी कई सार्थक चर्चाएं हुई। सार्थक चर्चा के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देवकी नंदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश जी आपका धन्यवाद, चित्रा जी आपका धन्यवाद, विनय जी आपका धन्यवाद, कुमार जी आपका धन्यवाद।